मेरी बच्ची आज जो पक्का है वो खा लो, कल तुम्हारी पसंद का बना दूंगी तुम्हें। रिफत ने मुंह मोड़ कर बैठी अपनी बेटी ज़ैनब को सामने रखे खाने पर राजी करना चाहा था, लेकिन इसका सफेद चमकता चेहरा हुनूस फूला हुआ था क्योंकि ज़ैनब को दोपहर का खाना अपनी पसंद का रग़बत से खाने की आदत थी, क्योंकि रात को इसे खाना नहीं होता था और सुबह भी हल्का फुल्का नाश्ता करती वो कॉलेज भाग जाया करती थी। आज रिफत अपनी तबीयत खराबी की वजह से कल का बचा खाना है गर्म करते ज़ैनब के आगे रख गई तो वो खाना देखते गुस्से की ज्यादती से रूहान सी हो गई। बस मुझे कुछ पैसे दे, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी। वो हाथ आगे बढ़ाती उठ खड़ी हुई थी, जिस पर रिफत इस लड़की की जिद पर अफसोस से नफी में सर हिलाती उठती कमरे की तरफ चली गई ताकि इस पैसे दे सके। आप बाहर जा रही हो तो सब्जी वगैरह लेती आना, जो खाना हो वही लाना। वो इसे पैसे पकड़ाती तंबीह कर गई तो वो आगे से हंसती हुए उनसे लिपटी थी, आप रेस्ट करें, रात खाना में बना दूंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो उनके सर पर प्यार करती बोली तो रिफत ने इसका चेहरा अपने सामने करते इसकी पेशानी को चूमा था कि वो बस ऊपर से लाउबाली बुनती थी, जबकि हर एक बात को बहुत अच्छे से महसूस करती थी, जैसे अब उनके बना बताए वो उनकी तबीयत खराबी के बारे में जान गई थी। अच्छा माँ, दरवाजा अंदर से बंद कर ले। मैं बस यूं गई और यूं आई। वो छिटकी बजाते अब भागते कदमों से आगे बढ़ रही थी जब रिफत ने इसकी तेज रफ्तारी पर इसे ठोका। ज़ैनबुल्लाह का वास्ता है, अपने अंदर कुछ तो धीमापन लेकर आओ, अपनी इस तेजी की वजह से हर जगह गिरती पड़ती रहती हो। रिफत इसे डांटते हुए इसके पीछे आ रही थी ताकि दरवाजा बंद कर सके। ज़ैनब सब्जी वाले ठेले पर आकर रोकती सारी सब्जियों पर एक तायराना नजर डालती सब्जी फरोश से मुखातिब हुई। इसने टमाटर की तरफ इशारा करते लेने से पहले उनकी कीमत जाननी चाहिए। जब सब्जी फरोश की कीमत बताने पर वो हैरान परेशान होती चीख पड़ी थी, क्या इतने महंगे इन टमाटरों में ऐसे कौन से हीरे जोड़े हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहे? तुम्हारा बस नहीं चल रहा, उन टमाटरों के बदले तुम मुझसे मेरे गुर्दे मांग लो। वो गुस्से से सब्जी फरोश पर भड़कती इस बात से अनजान थी वहां करीब ही कोई शख्स खड़ा बहुत गहराई से इसे देखने के साथ सुन भी रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि फहद सुल्तान था, बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह, सर्द अक्खर और बदमिजाज। वो अभी अपने ड्राइवर पर गुस्सा करता गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ा था, क्योंकि चलती गाड़ी झटके खाती किसी खराबी की वजह से रुकी तो वो ड्राइवर को झलकते गाड़ी चेक करने का बोलता एक कॉल सुन रहा था, तो सिग्नल्स के मसले की वजह से इसे गाड़ी से निकलना पड़ा। लेकिन भला हो इस लड़की का जो इतनी ऊंची आवाज में चीखते चिल्लाते इसकी सारी तवज्जो हासिल कर गई। वो जो पहले चेहरे पर नागवारी और माथे पर बिल लिए झटके से पलटा था ताकि इस ऊंची आवाज को छप करवा सके, वो अब सब भूले इसे देखने में मगन था, जबकि सामने खड़ी ज़ैनब इससे अनजान अब भी अपने अंदाज में सब्जी वाले से भेद भाव में मगन थी। गाड़ी ठीक होते ही फहद सुल्तान इसमें सवार हो गया था। इससे पहले के ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता फहद सुल्तान के हुक्म पर रुका था, इस लड़की के बारे में पता करो, कौन है ये? फहद सुल्तान इसी लड़की पर नजरें जमाए बोल रहा था जब वो लड़की पलटी थी और अपनी खूबसूरती से फहद सुल्तान को और ज्यादा मबहूत कर गई थी। ज़ैनब जिसने इतने महंगे टमाटर लिए थे वो थैली फटी थी और टमाटर उधर उधर फिसलते कुछ फहद सुल्तान की गाड़ी के टायर के नीचे भी आए थे। हाय मेरे टमाटर, वो इतनी जोर से चीखी थी जैसे सच में वो टमाटर नहीं बल्कि कोई बहुत कीमती चीज हो। ड्राइवर जो आगे गाड़ी पर आ रहा था उसके टायर के नीचे कई टमाटर कुचलते चले गए थे। ज़ैनब की चलाने पर ड्राइवर बो खिलाते हुए गाड़ी रोक गया। ज़ैनब जल्दी से कदम उठाती इस तक पहुंची थी, उसके खूनखार तासुरात देखते ड्राइवर को लगा वो जरूर उसका मुंह नोच लेगी। इसने बर वक्त गाड़ी आगे बढ़ाने का इरादा किया ताकि इस लड़की के पहुंचने से पहले वो भाग सके, लेकिन पीछे मौजूद फहद सुल्तान के हुक्म पर इसे सवालत का झटका लगा जो इसे गाड़ी रोकने का हुक्म दे चुका था। वो जो अभी थोड़ी देर पहले देर हो जाने पर इसे डांट रहा था, अब इसे क्या हुआ था? वो हैरानगी और परेशानी का शिकार ज़ैनब को देखते थोक निगल गया। इसे लगा जैसे वो एक शेर और एक शेरनी के दरमियान फंस गया हो। तुम पागल इंसान, तुम्हें मेरे टमाटर नजर नहीं आए? इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर खुद को समझते किया हो तुम? किसी को भी अपनी इस गाड़ी की नीचे देते आगे बढ़ जाओगे। ज़ैनब आते साथ ही इस पर भड़कने लगी तो इस अपनी सफाई में बोलने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन जैसे ही इसने कुछ तवक्कुफ किया ड्राइवर झट बोल उठा था, मैडम वो। लेकिन वो दो लफ्ज ही बोल सका था कि फहद सुल्तान की सख्त खुरदरी आवाज इसके कानों में पड़ती उसके लबों पर कुफुल लगा गई कि वो बेसाख्ता आसमान की तरफ चेहरा करते अल्लाह से खुद पर रहम की अपील कर गया। सुलेमान, खामोशी से सुनो बस। फहद सुल्तान अपने बहुत से अहम काम अधूरे छोड़े ज़ैनब गफरान को बोलते हुए बहुत दिल जिमी से देख रहा था, जिसके बोलते हुए चेहरे के बनते बिगड़ते मुख्तलिफ जाविये और उसके गुलाबी लबों की हरकत फहद सुल्तान की नजरों में बसने लगी थी। जबकि सलमान तो गश खाने को था जो इस लड़की की चीखने चलाने पर खुद भी छप था और इसे भी खामोश करवा रहा था। आखिर ये काया पलट कब और कैसे हुई?
हाँ बोलो, क्या बहाना बनोगे? खैर जो भी कहो, मेरे टमाटर तो वापस नहीं आएंगे जिनकी घर में चटनी बनाने से पहले तुमने यहाँ चटनी बना दी। वो इस बार रूहानी हुई तो जैसे फहद सुल्तान के दिल को अच्छा नहीं लगा। वो फिर से सरगोशी करते सुलेमान को आगे कर गया था। इस लड़की को इस सब्जी के ठेले पर मौजूद सारे टमाटर लेकर दो। फौरन फहद सुल्तान के हुक्म पर सुलेमान ने सिक्का सांस लिया था कि सामने मौजूद लड़की से पीछा छुड़ाने का यही हल था। मुआफ कर दीजिए, मैं आपका जो नुकसान हुआ पूरा कर देता हूँ। सुलेमान ने मामला निपटाना चाहा, लेकिन इस बात पर भी ज़ैनब के तेवर मजीद बिगड़े आए। बड़े नुकसान पूरा कर देता हूँ, वो सुलेमान की नकल उतारती मजीद बहस किए बगैर अफसुर्दा चेहरा लिए पलटी तो फहद सुल्तान के अंदर बेसुकूनी ने डेरा जमाया था। बस आज मेरी किस्मत ही खराब थी। घर में अम्मा का दिया खाना ना खाने का सिला मिला है। ये बहुत बढ़ती बुझे दिल के साथ खाली हाथ ही घर की राह ले चुकी थी। सुलेमान कुछ ही देर में टमाटर का पूरा पैक इस लड़की के घर पहुंच जाना चाहिए। जो हुक्म साहिब। सुलेमान ताबेदारी से बोलता गाड़ी बढ़ा गया था। रिफत को कमरे में सोया देखकर वो अपना गम गलतन करते अपनी किताबें खोल कर बैठ गई थी। जब इस वक्त डोर बेल ने इसकी तवज्जो खींची तो वो अपनी माँ के आराम के ख्याल से जल्दी से चलते दरवाजा खोल गई थी। यहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही इसकी नजर नीचे झुकी तो सामने टमाटर पैक देखते वो हक्का बका रह गई थी। वो इसे उठाने की बजाय गिल्ली में इधर उधर नजर दौड़ाने लगी और फिर कोई नजर न आने पर वो बाहर निकलती काफी आगे तक देख आई, लेकिन कोई जीरू मौजूद नहीं था। कुछ सोचते वो पैक को अंदर ले आई थी। ये किसने भेजा होगा? क्या इस गाड़ी वाले ने? लेकिन वो तो ड्राइवर लग रहा था। इसने अलग सी यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। वो खुद से सवाल जवाब करती इस पैक को किचन में रख गई थी। शायद इस गाड़ी के मालिक ने वो भी तो पीछे मौजूद था। ज़ैनब के दिमाग में फहद सुल्तान की हल्की सी झलक आई थी। यकीनन तरस खा रहा होगा। मैं भी रोला ही डालकर बैठ गई थी। ज़ैनब को अब खुद पर अफसोस होने लगा। अब अम्मा से डांट भी पड़ेगी, ये सोचते अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। जब एकदम रिफत के खांसने की आवाज इसके कानों में पड़ी तो वो उन्हें इतनी बुरी तरह खांसते देखकर जल्दी से उनके कमरे में भागी थी। यहाँ वो मुंह पर हाथ रखे अपना सांस बहाल कर रही थी। उनकी अबतर सी हालत देखते ज़ैनब का दिल सहमा था। क्या हो गया अम्मा? ये ले पानी पी ले। वो उनके पास बैठती पानी का गिलास उनके मुंह से लगा गई तो वो घूंट घूंट पानी पीने लगी थी, लेकिन वो पानी भी उनसे पिया नहीं गया और उन्हें दोबारा बुरी तरह खांसी छिड़ गई थी। वो अपना पूरा जोर लगाकर खांसने की कोशिश कर रही थी। जब एकदम से खांसते उनके मुंह से थोड़ा सा खून निकला था तो ज़ैनब के मुंह से खौफ के चीख निकली थी। अम्मा अम्मा, ये क्या है? क्या हुआ है आपको? वो सरासीमा सी सवाल करने लगी तो रिफत कुछ बौखला सी गई थी। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस ये जरा सा गला दर्द कर रहा था, तुम फिक्र नहीं करो। रिफत जल्दी से अपनी थोड़ी पर बह आने वाला खून साफ करती इसे तसल्ली देने लगी, लेकिन ज़ैनब किसी सूरत मुतमईन नहीं हुई थी। हम हॉस्पिटल चलते हैं, आ जाएं, और वो उन्हें बाजू से पकड़ते उठाने लगी, लेकिन रिफत नफी में सर हिलाते इसे रोक गई थी। मैंने कहा ना ठीक हो, मैं बस मामूली सा मौसमी बुखार और गला खराब है, इसमें डॉक्टर के पास जाना। देखो खांसी भी रुक गई। रिफत इसे समझाने लगी, लेकिन उनकी आवाज में नकाहत साफ नजर आ रही थी, जिस पर ज़ैनब पर सुकून तो नहीं हुई। बस वक्ती चुप करके उनके पास बैठती उनका सर दबाने लगी तो रिफत आंखें बंद कर गई थी। ऑफिस में मौजूद अपनी रूलिंग चेयर पर घूमता फहद सुल्तान अपनी कलाई पर बंधी कीमती रेस्ट वॉच पर वक्त देखता बेसब्री से सुलेमान के आने का इंतजार कर रहा था, जिसे इसने इस लड़की की मालूमात हासिल करने का काम सौंपा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुलेमान इससे इजाजत लेता अंदर दाखिल हुआ, फहद सुल्तान एक गहरी सांस भरते हुए अपने सामने पड़ी सिगरेट की डिब्बी से सिगरेट निकालकर जलाते हुए अपने होंठों के करीब कर गया था कि पहले तो इस्तिराब की कैफियत में अपनी मनपसंद सिगरेट भी तो अच्छी नहीं लग रही थी। बोलो सुलेमान, खड़े मेरा मुंह किया देख रहे हो? एक शाहाना अंदाज में कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते वो रोबदार आवाज में गोया हुआ तो फिर जैसे सुलेमान में एनर्जी भर गई थी, वो बगैर रुके सब बताना शुरू हुआ था। साहिब, इस लड़की का नाम ज़ैनब है, कॉलेज में पढ़ती है, बाप नहीं है, बस 2 माँ बेटी ही हैं घर में। अपना छोटा सा घर है और उनका गुजर बिसर एक दुकान और घर का ऊपर का हिस्सा किराए पर देने से हो रहा है। वो सारी बात बताते खामोश हुआ तो फहद सुल्तान के चेहरे पर सोच लकीरें बुनती चली गई थी। जाओ तुम। सुलेमान को भेजते वो अपनी आंखें मूंद गया था। ओ ज़ैनब, वो जेर लब इसका नाम पुकार गया। बहुत जल्द मुलाकात होगी तुमसे ज़ैनब। वो खुद कलामी करते ज़ैनब से मिलने का जवाब सोचने लगा कि अब दिल एक रूबरू मुलाकात के लिए तड़पने लगा था।
मगर वो नहीं जानता था कि किस्मत इसे ये मौका खुद देने वाली है। इस रात ज़ैनब अपनी माँ की तबीयत खराबी की वजह से उन्हीं के साथ सोने के लिए लेट गई थी। जब आधी रात के पहर रिफत की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि ज़ैनब के हाथ पांव फूल गए थे। वो रोती भागती हमसाये के घर तक गई थी और फिर उनकी मदद से रिफत को अस्पताल तक ले जाना मुमकिन हो सका था। अस्पताल आते ही रिफत को सीधा इमरजेंसी में ले जाया गया था और तब से ज़ैनब आंसू बहाती ज़ेर लब मुख्तलिफ वर्द करती अपनी माँ की सेहत याबी की दुआएं कर रही थी। हर गुजरता लम्हा ज़ैनब को हजारों वसवसों में मुब्तला करता जा रहा था। उसका छोटा सा दिल ऐसे सिमटा जा रहा था जैसे वो इस भरी दुनिया में अकेली पड़ती जा रही हो, क्योंकि इस दुनिया में इसकी माँ के अलावा कोई भी तो अपना नहीं था। अगर उन्हें ही कुछ हो जाता तो वो यहाँ अकेली किया करती। जब इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर निकलता रिफत की तबीयत संभलने का बताते ज़ैनब को धारस दे गया था और फिर उन्हें कुछ ही देर में डिस्चार्ज कर दिया गया तो ज़ैनब ऐसे हल्की फुल्की हो गई थी जैसे इसने बस रात एक डरावना ख्वाब देख लिया हो और अब सुबह की रोशनी फैलते ही सब ठीक होने की नवीद मिलने लगी थी। हमसाये में से एक अम्मा और उसका बेटा उसके साथ थे, जो अब उन दोनों माँ बेटी को उनके घर छोड़कर अपने घर जा चुके थे। ज़ैनब ने इस दिन कॉलेज से छुट्टी करके सारा दिन अपनी माँ की खिदमत करते गुजारा था, मगर उसके साथ दिल में किसी अंदेशे की चुभन सी पैदा होने लगी थी जिसको वो बार बार अपना वहम गर्दानती सर झटक देती। सुलेमान ज़ैनब के कॉलेज की तरफ गाड़ी मोड़ो और फहद सुल्तान ने न जाने क्या सोचते हुक्म दिया तो सुलेमान जी हुक्म साहिब कहता गाड़ी की समत तब्दील कर गया था। इस वक्त कॉलेज में छुट्टी का वक्त होने वाला था, लेकिन कुछ देर कॉलेज के बाहर खड़ा रहने के बाद जब ज़ैनब नजर न आई तो फहद सुल्तान कुछ परेशान सा हुआ था। साहिब लगता है वो आज कॉलेज ही नहीं आए। सारा कॉलेज खाली होता देखकर सुलेमान यही अखज़ कर पाया था। हम फहद सुल्तान बस हुनकारा ही भर सका था कि अंदाज में मायूसी सी थी कि वो बहुत दिल से ज़ैनब को देखने के ख्याल से यहाँ तक आया था। साहिब अब कहाँ जाना है? सुलेमान के सवाल पर फहद सुल्तान गहरी सांस भरते बोला था। हॉस्पिटल जाना है, रजा एडमिट है तो इसकी इयादत करनी है, तो चलो यही काम निपटा लें। और वो अपनी पेशानी सहलाता बोला था। हाँ मगर तुम पता करो कि वो आज कॉलेज क्यों नहीं आई, कोई मसला ना हो। दिल में खलबली सी मुझ गई थी, इसीलिए वो कुछ सोचते सुलेमान को नया हुक्म दे गया था, जिस पर वो इस बात में सर हिलाते गाड़ी आगे बढ़ा गया था। फहद सुल्तान इस हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। यहाँ अभी थोड़ी देर ज़ैनब अपनी माँ को दोबारा से हॉस्पिटल लेकर आई थी, क्योंकि इसकी संभली तबीयत एकदम से इतनी बिगड़ी कि वो अब घर में ही होश खो बैठी थी। ज़ैनब ने इस बार फिर से हमसाये का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन इस बार यहाँ भी इसकी मदद करने वाला कोई मौजूद नहीं था कि दोपहर का वक्त था तो सब अपनी मसरूफियात में लगे थे। तब ज़ैनब को अकेले ही एक टैक्सी करवाते अपनी माँ को हॉस्पिटल लाना पड़ा था, मगर रिफत को इमरजेंसी में ले जाने के बावजूद अभी तक कोई डॉक्टर उनके पास नहीं आया था, जिसकी वजह से वो भागते हुए मैन इंटर्स की तरफ आई थी। जब वहां से गुजरते फहद सुल्तान से इसकी जोरदार टुकर हुई थी कि इसका सर बहुत जोर से मुकाबिल के सीने से लगा था। एक दर्द की लहर पूरे सर में दौड़ी थी। सॉरी सॉरी। वो अपने दर्द को भूले अपना होश भुलाए बस अपनी माँ के लिए तड़प रही थी। वो दो लफ्ज़ बोलती आगे बढ़ गई थी जब फहद सुल्तान इसकी एक झलक देखते ही साकित हुआ। ज़ैनब अहमद को आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में देखते फहद सुल्तान को झटका सा लगा। वो अपने दोस्त को भूलता जल्दी से ज़ैनब की तरफ बढ़ा, जो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की की मिन्नत कर रही थी कि इसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है तो जल्द अज जल्द डॉक्टर को भेजा जाए। जब फहद सुल्तान इसके साथ आन खड़ा हुआ था कि इसके हर एक अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है, इसीलिए वो लड़की जो ज़ैनब की तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी अब झट फहद सुल्तान की तरफ मुस्कुराते चेहरे के साथ रोक कर गई। जी सर, एनी प्रॉब्लम? इस लड़की की खुश मिजाजी अपने उरूज पर थी, जिस पर ज़ैनब आंखों में ढेरों आंसू लिए जैसे अपनी कमाईगी पर वहां से पलटने लगी थी। जब फहद सुल्तान की भारी आवाज इसके कानों में पड़ी तो वो एक झटके से पलटते इस मेहरबान चेहरे की तरफ देखने लगी जो इसके हक में बोल रहा था। इसने फहद सुल्तान को नहीं पहचाना था, क्योंकि इस वक्त इस पर परेशानी का गलबा ही इतना था। उनका जो भी मसला है जल्दी हल करें, वरना फिर आपको बहुत से मसले हो सकते हैं। वो कड़क आवाज में बोलता इस लड़की की बोलती बंद करवा गया था कि वो कांपते हाथों से फोन उठाते कान से लगा गई थी। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। वो आंखों में गारह तशक्कुर लिए पहली बार फहद सुल्तान से मुखातिब हुई तो वो अर्ध गिर्द का होश भूलते इसे देखने लगा कि इस पिल का इंतजार तो इसे था, मगर ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल नहीं। वो तो इसे कल लड़ने झगड़ने वाली ज़ैनब के तौर पर पसंद आई थी और आज वो आंसू से डूबा चेहरा लिए इसके सामने खड़ी थी। इसने ऐसी मुलाकात तो नहीं चाही थी।
ज़ैनब बगैर उसका जवाब सुने भागते कदमों से अपनी माँ के तरफ चली गई। वो वहां बस नर्सों के सहारे थी। तो फहद सुल्तान ने अपने बालों में हाथ पीरती इसे अपनी नजरों से ओझल होते देखा और फिर अपने दोस्त का कमरा नंबर पूछता इस तरह बढ़ता चला गया। मगर जाने से पहले वो खुद को एक बार फिर ज़ैनब को देखने के ख्याल से दूसरी समत जाने से खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ इसे अकेले ही लोहे के बेंच पर बैठे रोते देख जल्दी से इस तक पहुंचा। आप अकेली हैं? फहद सुल्तान हैरान सा हुआ था क्योंकि इसे लगा था कि लाजिम ना कोई उसके साथ होगा, कोई हमसाया, कोई रिश्तेदार, मगर इसे अकेले देखकर वो तड़प सा गया था। ज़ैनब ने अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस करते अपनी झुकी नजरें उठाईं तो सामने फहद सुल्तान को फिर से देखते वो ताज्जुब ज़दा हुई थी। आप अकेली है? फहद ने उधर उधर नजर दौड़ाते पूछा तो ज़ैनब ने उलझन से इसे देखा क्योंकि रिसेप्शन पर तो इसकी मदद को वो आमानों में लेकर इत्तेफाक कह गई थी, लेकिन अब इसे अपने पास देखते ज़ैनब की दिल में खौफ सा पैदा कर गई। दिल और दिमाग में वहम से आने लगे थे कि क्या वो इसे अकेली लड़की जानते इसे तंग करने वाला है। हाँ तो अब जाए यहाँ से, वो अपनी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश करती बोली थी। मैं यहाँ आपके साथ बैठ जाऊं? फहद सुल्तान अपने अजली रवैया अंदाज से हिटकर ज़ैनब से बहुत मुलायमत से बोल रहा था और फिर इसे सहमा सा देखकर फहद सुल्तान को इस लड़की के लिए दिल में बेशुमार तरस आया था, जो मजबूर और बेबसी की तस्वीर बनी बैठी अपनी माँ के सेहत याब होने की दुआएं कर रही थी। वो इसे दिलासा देने के लिए खुद को इसके करीब बैठने से रोक नहीं पाया था। जिस पर ज़ैनब अगले ही पिल खड़ी हुई तो सुल्तान ने उछंबे से इसे देखा था और फिर उसकी आंखों में अपने लिए ही बेएतमादी देखकर वो गहरी सांस बढ़ता इसे खुद पर यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा। देखिए मिस ज़ैनब, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं, आप मुझ पर भरोसे कर सकती हैं। वो नरमी से भरे लहजे में बोलता वहां चंद कदम के फासले पर आकर खड़े सुलेमान को हैरान कर गया था कि इसने तो फहद सुल्तान को हमेशा शेर की तरह धाड़ते ही देखा था। ज़ैनब ने फहद सुल्तान की बातों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वो नफी में सर हिलाती एक कदम पीछे हुई दी। नहीं, हर कोई पहले पहल ऐसे ही ड्रामे करता है, बस अब जाए यहां से, मुझे अब पर यकीन और नायकीन करके कुछ हासिल नहीं करना। आपने मेरी जो मदद की इसके लिए बहुत शुक्रिया। ज़ैनब अपनी मुट्ठियां भेजते सख्त लहजे में बोली तो सुलेमान कुछ घबराते हुए आगे बढ़ा था कि फहद सुल्तान भला ऐसे रूखे लहजे सुनने का कहाँ आदी था। वो तो लाजिमना अब भड़कने वाला था, मगर फहद सुल्तान जैसे आज ही सारे हैरत के पहाड़ एक साथ ही सुलेमान पर गिराने वाला था। नहीं, ऐसा नहीं है आप, सुल्तान ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन अब की बार ज़ैनब का गुस्सा बढ़ा था। मैंने कहा ना प्लीज अब जाए यहाँ से, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ प्लीज। वो ऊंची आवाज में चीखी तो सुल्तान ने अपने लब भींजे थे। वो गुस्से में फहद सुल्तान के मुंह से निकलते अपने नाम पर ध्यान ही नहीं दे सकी। नहीं जानती थी कि वो इंसान तो इसके बारे में हर एक बात का इल्म रखता है। साहिब आ जाए, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था। सुलेमान नजरें झुकाए भूला तो वो फहद सुल्तान ना चाहते हुए भी एक नजर ज़ैनब पर डालता वहां से पलट आया। वो पहले ही बहुत परेशान थी, इसलिए वो इसे मजीद अपनी मौजूदगी की वजह से परेशान नहीं करना चाहता था, तो इसके सुकून के लिए वो इसे अकेला छोड़ चुका था। लेकिन वो घर की तरफ अकेला ही घर से दूसरी गाड़ी मंगवा कर गया और सुलेमान के साथ वो एक गाड़ी भी वहीं ज़ैनब के लिए छोड़ गया था। अस्पताल के सारे बिल्स की अदायगी वो सुलेमान की जमी डालता वहां से चला गया। दूसरे दिन रिफत के कुछ जरूरी टेस्ट होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन उन टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। फिर ही उनकी असल बीमारी की खोज लगनी थी। वो गुमसाम सी रिसेप्शन पर खड़ी बिल के बारे में पूछ रही थी जब वहां खड़ी लड़की ने बिल अदा हो जाने का बोलते ज़ैनब को हैरान कर गई। किसने बिल पे किया? इसने जल्दी से पूछा था। मिस उन्हीं सर ने जो इस दिन आपके साथ यहाँ मौजूद थे। इस लड़की के जवाब पर ज़ैनब सुन दिमाग से वहां खड़ी रह गई। अच्छा, कितना बिल था? अपने अंदर अलिफाबलती गुस्से को दबाते इसने पूछा। जी, इसी 1000। लड़की के मुंह से पैसों की तादाद सुनते ज़ैनब के चेहरे पर परेशानी झलकी थी कि ये रकम उसके लिए काफी ज्यादा थी। वो खामोशी से पलटते अस्पताल से बाहर टैक्सी का इंतजाम करने निकल आई। जब सुलेमान हाथ बांधे सर झुकाए इसके सामने आया। बीबी जी, आप अपनी उम्मी को ले आएं, गाड़ी हाजिर है। साहिब का हुक्म है आपको घर तक छोड़ दूं। सुलेमान नजरें झुकाए मदब खड़ा था। उफ़, तुम और तुम्हारा वो साहिब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। कैसे जान छोड़ोगे मेरी? और कान खोल कर सुन लो और अपने साहिब को भी बता देना अपनी मेहरबानियां अपने पास रखें।
ज़ैनब अपने माथे पर हाथ मारती तंग आते ऊंची आवाज में बोली थी। सुलेमान बस छप खड़ा रहा तो वो नफी में सर हिलाती कोई टैक्सी देखने लगी। फिर कुछ याद आने पर सुलेमान की तरफ देखा। तुम्हारे साहिब का नाम किया है और कहाँ मिलेगा? मुझे इसका कोई एहसान अपने सर नहीं रखना। इसे याद आया था कि पैसों की वापसी के लिए इसे इस शख्स का नाम और पता मालूम होना चाहिए था। फिर सुलेमान इसे फहद सुल्तान का नाम और उसकी कंपनी का नाम बताते इसकी जिद देखते खुद उसके लिए एक टैक्सी रोक चुका था। अगले दिन ज़ैनब रिफत को करेदार आपी के हवाले करती खुद फहद सुल्तान के ऑफिस चली आई थी ताकि उसके पैसे वापस दे सके। फहद सुल्तान की कंपनी में सुलेमान इसे देखते ही सीधा फहद सुल्तान के ऑफिस में ही ले आया। ज़ैनब की अपने ऑफिस में आमद फहद सुल्तान के लिए बहुत गैर मुतवक्की सी थी, इसीलिए तो वो इसे अपने सामने देखते हैरान होने के साथ खुश भी हुआ था। इसने जल्दी से अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को एशट्रे में मसला और खड़ा हो गया। बैठे प्लीज, वो सामने कुर्सी की तरफ इशारा कर गया। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, आपके पैसे आपको लौटाने आई हूँ। वो टेबल की दूसरी तरफ रुकती है, अपने बैग से पैसे निकालती टेबल पर ही रख गई थी। मगर मैंने ये पैसे वापसी के इरादे से नहीं दिए थे, मिस ज़ैनब। फहद सुल्तान के चेहरे पर संजीदगी ने घेरा किया था और इस बार अपना नाम फहद सुल्तान की जुबान से सुनते वो भौंचक्का कर रह गए। ये शख्स तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था, शायद जान गया था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ अब जैसे अमीरजादों के नाजायज इरादों को, जो गरीब लड़कियों पर ऐसी करम नवाजियां करते बदले में अपना दिल बहलाते, उन्हें किसी को मुंह दुखाने की काबिल नहीं छोड़ते। ज़ैनब गुस्से से बिलबुलाती फहद सुल्तान की आंखों में आंखें डाले बोली। अंदाज ऐसा था जैसे कहना चाह रही हो कि देखो वो पागल नहीं है, अच्छे से इसे पहचान गई है। जबकि इसकी बात पर फहद सुल्तान अपने लब भयंचे नगोअरी से इसकी तरफ देख रहा था और फिर खुद पर कंट्रोल खोते वो अपनी जगह से उठा। ज़ैनब के कुछ समझने से पहले ही वो इसकी तरफ आया। ज़ैनब का चेहरा खौफ से सफेद पड़ा था। इसने जल्दी से कमरे से जाना चाहा, लेकिन फहद सुल्तान एक झटके से इसकी कलाई पकड़ता, इसे कुर्सी पर धकेलते खुद कुर्सी के दोनों अतराफ अपने हाथ रखता। इस पर झुका तो ज़ैनब को अपने यहाँ आने पर पछतावा हुआ। इस नजदीकी पर ज़ैनब की आंखें पूरी की पूरी खोली रह गई। कुछ बोलने की चाह में लब फड़फड़ा कर रह गए। मिस ज़ैनब, मुझे आप अच्छी लगी तो बस इसलिए आपकी मदद की थी। आपसे शादी करना चाहता हूं, मगर आपके दिमाग में जो खन्नास है इसे निकालें, क्योंकि मैं कोई थर्ड क्लास टीनएजर लड़का नहीं हूं। आपकी पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूं, मगर खबरदार जो आइंदा मुझे किसी बुराई के तनाजुर में देखा तो, क्योंकि मैंने आपसे कोई भी ऐसी वैसी डिमांड नहीं रखी, तो मुझे बुरा कहने का आपको कोई हक नहीं। वो भारी लहजा में बोलता हान अपने अंदर अलिफाबलती गुस्से को काबू में कर रहा था। हटी पीछे, मुझे आपसे कोई शादी वादी नहीं करनी, दूर रहे। ज़ैनब की कपकपाती आवाज पर फहद सुल्तान गहरी सांस भरते पीछे हुआ। जब वो बिजली की तेजी से अलिफाटेती दरवाजे के समत बढ़ी थी। आप बहुत बुरे इंसान हैं, मैं कहूंगी। ज़ैनब के बाज ना आते कमरे से निकलने से पहले ऊंची आवाज में बोलती वहां तेजी से भागी तो इसकी हरकत और अंदाज पर फहद सुल्तान बुरा माने के बजाय हंस दिया, और ये हंस न जाने कितने दिन बाद उन लबों पर छिटकी थी। इसे ऐसी लड़की की ही तो चाह थी जो उसकी बेरंग सी जिंदगी को रंगों से भर दे। रिफत की तबीयत कभी कम कभी ज्यादा खराब रहने लगी थी, और जब उनकी टीस की रिपोर्ट्स आईं तो जैसे ज़ैनब पर आसमान गिर पड़ा था कि इसकी मां काफी खतरनाक बीमारी में मुब्तला थी, जिसका ऑपरेशन फौरी करवाना जरूरी था, वरना उनकी जान भी जा सकती थी, और ऑपरेशन में उनके बचने की बस 50% चांसेस थे। ज़ैनब ने फौरन ही ऑपरेशन करवाने की ठानी। वो उन दिनों अपनी पढ़ाई, अपना ख्याल बिल्कुल भूली हुई थी। इसे बस अपनी मां की परवाह थी। लेकिन जैसे ही इसने ऑपरेशन के लिए कहा, आगे से पहले ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे गए, तो इसने डोलते दिल के साथ ऑपरेशन पर आने वाले अखराजात पूछे थे, और आगे से टोटल रकम सुनते ज़ैनब के औसान खता हुए। 50 लाख। ज़ैनब इतने पैसे सुनते शशदर रह गई थी। उनकी जमा पूंजी तो पहले ही चंद दिन में रिफत की बीमारी पर लग चुकी थी। वो घर और दुकान बेचने के बारे में सोचने लगी, लेकिन इससे भी मतलूबा रकम नहीं मिल रही थी, और दूसरा घर रिफत के नाम था। वो किसी सूरत इसे इसकी इजाजत नहीं देती। वो डगमगाते कदमों और सुन होते दिमाग के साथ घर पहुंची थी। ये सारी रात ज़ैनब सो नहीं सकी। इसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। सभी महंगाई के इस दौर में बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बिसर कर रहे थे। तब एक चमाके से इसके दिमाग में फहद सुल्तान का नाम आया।
तो वो जल्दी से सर झटकती नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे इससे मदद नहीं लेनी, पहले ही सड़क पर एक मामूली से टकराहे पर पीछे पड़ गया था। वो खुद से बातें करती सख्त परेशान थी और सुबह फजर होने पर वो अपने रब से अपनी सारी परेशानी कहते खुद को हल्का महसूस करने लगी। लेकिन शाम को रिफत को बहुत बुरी हालत में अस्पताल में लाई तो आगे से डॉक्टर इस पर गुस्सा करने लगा था कि इस बीमारी का आखिरी हल ऑपरेशन था। तब ज़ैनब उन्हें ऑपरेशन की तैयारी का कहते अपनी अना को मारते फहद सुल्तान के पास चली आई। वो अपने मीटिंग रूम से निकलते ऑफिस रूम की तरफ जा रहा था जब रिसेप्शन के करीब सोफे पर ज़ैनब को बैठे देख वो परेशानी से इसके पास आया। मिस ज़ैनब, आप आइए मेरे साथ। अपनी पुरवकार से शख्सियत के साथ सुल्तान को अपने सामने देखते ज़ैनब जल्दी से खड़ी हुई थी। रोने के बाइस इसकी सुर्ख आंखें देखते फहद सुल्तान जैसे तड़प सा गया था। फहद सुल्तान की कंपनी का सारा स्टाफ दम साधे उनकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ है? आपकी उम्मीद ठीक है? ज़ैनब के पूरे वजूद को लरसते देखकर वो जल्दी से इस्तफसार कर गया तो अपनी माँ के जिक्र पर आंसू एक बार फिर से ज़ैनब की गालों पर बहते चले गए। सुल्तान का बस नहीं चला, वो हाथ बढ़ा के इन इंसाहे को साफ कर दे। फिर एक गहरी सांस बरेती फहद सुल्तान ने ज़ैनब का हाथ अपने हाथ में लिया और इसे लिया अपने ऑफिस की जाने बढ़ा, मगर जाते जाते वो स्टाफ को कहना नहीं भूला था, आप सब अपने काम की तरफ तवज्जो दें तो बेहतर है। इसके अल्फाज में तंबीह महसूस करते सबके सर झुके थे। ज़ैनब बगैर कोई एहतजाज के इसके साथ चलती आई। फहद सुल्तान ने इसे कुर्सी पर बिठाते मेज पर रखा पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया तो खामोशी से गिलास पकड़ती घोट घोट पानी पीते अपने अंदर बात करने की हिम्मत जमा करने लगी कि वो जो इस दिन इसे बुरा भला कह के गई थी, आज किस मुंह से इससे मदद मांगती, मगर वो फुल वक्त मजबूर थी। अब बताएं क्या हुआ है? फहद सुल्तान अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठने के बजाय इसके मुकाबिल कुर्सी करते बैठता पूछने लगा, वो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले आपको मुझे 50 लाख देने होंगे। मेरी अम्मा का ऑपरेशन है और मुझे फौरी पैसों की जरूरत है। वो सर चुकाए पहले हिचकिचा और फिर जल्दी से बोलती चली गई। वो अपनी मुट्ठियां भयंचे बैठी थी कि पता नहीं फहद सुल्तान इसकी बात मानता है या नहीं। आखिर को 50 लाख छोटी रकम नहीं थी। थोड़ी देर खामोशी छाई तो ज़ैनब ने अपना झुका सर ऊपर उठाया तो फहद सुल्तान खड़े होते अपने कोट का बटन बंद करते इससे मुखातिब हुआ था, आ जाएं। और वो आगे कदम बढ़ा गया लेकिन ज़ग अपनी जगह से नहीं हिली थी। कहाँ जाना है? इसकी आवाज में डर था। आम सी बात है मिस ज़ैनब, हॉस्पिटल चलना है क्योंकि वहां जाना ज्यादा जरूरी है। फहद सुल्तान के भारी लबो लहजे पर धड़कते दिल के साथ उसके साथ हम कदम हुई थी और फिर ज़ैनब को जो लगा था कि वो ऑपरेशन के पैसे जमा करवाने के बाद निकाह की डिमांड रखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि पैसे जमा होते ही रिफत को ऑपरेशन का वक्त दे दिया गया था। इस दौरान फहद सुल्तान उसके साथ साथ रहा था और तब से हर जगह ज़ैनब की बजाय वो हर डॉक्टर से रिफत के लिए बात कर रहा था। 2 चाय के कप लिए फहद सुल्तान ज़ैनब के पास आया जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर सर पर अच्छे से दोपट्टा लिए मुख्तलिफ वर्द करने में मसरूफ थी। इस दौरान इसकी आंखें बंद थीं तो सुल्तान ने जी भर कर इसके नूरानी चेहरे को अपने दिल में बसाया था। मिस ज़ैनब, ये चाय पी लें, आप बेहतर महसूस करेंगी। फहद सुल्तान ने खड़े खड़े ही उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाया था जिसे ज़ैनब ने खामोशी से ले लिया था कि वाकई इसे इस वक्त चाय की जरूरत महसूस हो रही थी। सर में अलग दर्द से टीसें उठ रही थीं कि इतने दिनों की भागदौड़ ने इसकी जान को थका सा दिया था। जिस्मानी थकन से ज्यादा अंदरूनी थकन थी कि मां को खोने का डर था जो इसे अंदर से सहमा रहा था। ये ले सर दर्द की टेबलेट भी। खुद का ख्याल रखेंगी तो तभी अपनी उम्मी का ख्याल रख सकेंगी, वरना इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। वो अपनी हथेली पर 2 गोलियां रखे हुए था। ज़ैनब ने हैरानी से इसकी तरफ देखा था। आखिर को इसे कैसे पता चला था कि इसके सर में दर्द है? और फिर फहद सुल्तान को भी पूरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर ज़ैनब की पलकें लर्ज थीं। वो झिझकते हुए अपनी हथेली फैला गई तो फहद सुल्तान की आंखों से अजीब सी तपश निकली थी, मगर वो खुद को संभालता गोलियां इसे देता खुद जरा सा हिट कर दीवार के साथ खड़ा होकर अपनी चाय पीने लगा। आप यहाँ बैठ सकते हैं। ज़ैनब ने बेंच पर खाली जगह की तरफ इशारा किया तो वो सर हिलाता इसके साथ आकर बैठा था। जब ज़ैनब ने एक नज़र इस पर डाली थी, आप चाहें तो हम अभी निकाह कर सकते हैं। ज़ैनब ने सोचा कि कहीं सुल्तान को ये ना लगे कि वो पैसे मिलने और अपनी माँ का ऑपरेशन होने पर उनके दरमियान हुए मुआहदे को भूल गई है। मुझे लगा था कि सिर्फ मुझे ही आपको अपना बनाने के लिए सब्र नहीं हो रहा, मगर अब मुझे लगता है कि आपको भी मेरा बनने की जल्दी है।
फहद सुल्तान के मुंह से गैर मुतवक्के सी बात सुनते ज़ैनब हैरान सी हुई और फिर वो जल्दी से नफ़ी में सर हिलाने लगी कि वो इसे कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने आपसे पैसे इस बात के साथ लिए हैं कि मैं आपसे शादी करूंगी, तो बस इसलिए आपने अपना काम कर दिया और अब मेरी बारी है कि अपना कहा पूरा कर दूं। वो संजीदगी से बोल रही थी। मगर मैंने बगैर किसी गरज के आपकी वालिदा के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए हैं। उन पैसों के लिए आपको मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उन दिनों हम एक साथ हैं। अगर आपकी नज़र में मैं अच्छा इंसान साबित हो गया तो फिर मैं लाजमी आपकी वालिदा के पास अर्जी लेकर हाजिर होऊंगा कि वो अपनी यकीमती जान मेरे नाम कर दें। वो दिलफ्रेब व गंभीर लहजे में बोलता ज़ैनब को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर गया था। इसकी महवियत को फहद सुल्तान ने मुस्कराती नज़रों से देखा और फिर ज़रा सा उसकी तरफ झुकते वो सरगोशी के से अंदाज में बोला था, अच्छा हूँ ना खूब बसूरत, यकीन करें आपके साथ जजूंगा, चांद सूरज की जोड़ी कहलाएगी हमारी। इसकी मखमूर सी आवाज़ बिल्कुल अपने करीब से सुनते ज़ैनब बो खिलाई थी और फिर जल्दी से खिफ़त ज़दा होती अपनी नज़रें चरा कर रह गई थी। फहद सुल्तान ने मोहब्बत भरी नज़रों से इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा था। वो चंद पिल के लिए अपना दुख भूल सी गई थी और सुल्तान यही चाहता था। जब कुछ देर में ना चाहते हुए भी ज़ैनब की आंखें बंद होने लगी थीं। सुल्तान ने इसके असाब पर सुकून करने के लिए सर दर्द के साथ नींद की गोली भी दे थी। जब ज़ैनब दीवार के साथ सर टुकती अपनी आंखें बंद करते गहरी नींद में जाने लगी थी, दिल और दिमाग न जाने खुद के नज़दीक फहद सुल्तान की मौजूदगी महसूस करते पर सुकून सा था। जब ज़ैनब का सर ढलका तो फहद सुल्तान ने बेसाख्ता इसे अपने हाथ का सहारा दिया था। फिर दिल के हाथों मजबूर वो इसका सर अपने कंधे पर रख गया था ताकि वो गैर आराम ना हो। मगर फिर बाद में वो खुद ही अपनी इस हमदर्दी पर पछताया था कि अपनी गर्दन के नज़दीक इसकी गर्म नरम सी सांसें महसूस करता इसके जज्बात में तुग़यानी बरपा कर गई थी। 1-2 घंटे की नींद के बाद जैसे ही ज़ैनब की आँख खिली, वो अपनी सोने की पोजीशन देखती सटपटाती हुई पीछे हुई थी। रिलैक्स और सॉरी, मैंने आपको अनकंफर्टेबल होता देखकर अपना कंधा फराहम कर दिया था, वो इसे पर सुकून करने को बोला था। जब ज़ैनब खुद को संभालती जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के पास आई थी, फहद सुल्तान भी उसके पास चला आया और इसी वक्त ऑपरेशन मुकम्मल करते डॉक्टर अंदर से बाहर आया था। मुबारक हो, आपकी वालिदा का ऑपरेशन कामयाब हुआ है। डॉक्टर इसे खुशखबरी देता आगे बढ़ गया तो ज़ैनब खुशी के मारे रो पड़ी थी। ज़ैनब, ये तो खुशी की बात है और आप रो रही हैं? सुल्तान की हैरानी भरी आवाज़ पर वो इसकी तरफ पलटी थी। इसका आंसूम से भीगा चेहरा सुल्तान को तड़पासा गया था। जब रोती हुई ज़ैनब ने जज्बात होते फहद सुल्तान के हाथों को अपने हाथों में जकड़ती सुल्तान को हैरान कर गई थी। अल्लाह के बाद एक आपकी वजह से आज मेरी अम्मा बच पाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो रोते हुए अपने हाथों में मौजूद उसके हाथों पर अपनी पेशानी टगा गई थी। अच्छा ओके, आप प्लीज चुप तो करें। वो इसे दोबारा बेंच पर बिठाता इसे चुप करवाने लगा था। ज़ैनब रिफत को घर ले आई थी और अब वो बिल्कुल ठीक थी तो ज़ैनब की तबीयत का शौक और चंचलपन फिर से लूट आया था। जैसे इसने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। जब एक दिन घर वापसी पर इसने घर में मिठाइयों के टोकरे देखते हैरानी से अपनी माँ से उनके बारे में पूछा था। सुल्तान आया था अपनी उम्मी के साथ तुम्हारा हाथ मांगने और मैं हाँ कर चुकी हूँ और अगले माह शादी की तारीख भी हम तय कर चुके हैं। ज़ैनब उनके ऑपरेशन के बाद सुल्तान के बारे में सब बता चुकी थी और सुल्तान के मिलने पर उन्हें वो बहुत पसंद आया था। क्या इतनी जल्दी, और वो भी मुझसे पूछे बगैर? वो चलाई थी। यानी तुम्हें सुल्तान से शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, बस जल्दी शादी पर एतराज़ है? रिफत ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते इसे छेड़ा तो वो आगे से जिनप सी गई थी और अपनी शर्म मिटाते वो अपने कमरे में भागी थी। यहाँ उसके सेल फोन पर सुल्तान का मैसेज जगमगा रहा था। बहुत जल्द अब मेरी बिन के मेरे पास मौजूद होंगी, बस कुछ दिन। उन अल्फाज में फहद सुल्तान की मोहब्बत और बेचैनी दोनों वाज़े थी। वो अब भी इसे अब कहकर मुखातिब करता ज़ैनब के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का सबब बन जाया करता था। ज़ैनब जो इससे शादी को आगे बढ़ाने का कहने वाली थी, वो भूलती आने वाले दिनों के ख्वाब बनने लगी थी। और फिर फहद सुल्तान पूरी धूमधाम से इसे अपने निकाह में लेकर अपने घर में लाया था। यहाँ कदम कदम पर ज़ैनब को हसास दिलाया गया था कि वो फहद सुल्तान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। वो अपना रेड लहंगा बेड पर फैलाए धड़कते दिल के साथ सुल्तान का इंतज़ार कर रही थी और थोड़ी देर बाद ही वो कमरे में आता इसके सामने बैठता बगैर कुछ बोले बस इसे तकता चला गया था। ज़ैनब शर्माई घबराई सी अपनी पसीने से भीगी हथेलियों को आपस में मसलने लगी जब इस्तेहकाक से फहद सुल्तान ने इसके हाथों को अपने हाथों में लेते अपने सामने किया था और उन हाथों पर अपने नाम की मेहंदी देखता वो मजीद उसका दीवाना हुआ था।
यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी हो चुकी हैं, वो भारी लहजे में कहता झुका था और उन गुलाबी ही थैलों पर अपना नर्म सा लम्स छोड़ते ज़ैनब को लरजने पर मजबूर कर गया था। आप अब भी मुझे आप कहेंगे? वो इसकी नज़रें खुद से हटाने को बमुश्किल बोली थी। हाँ तो क्या अब आपकी इज्जत कम हो गई से किया? वो एक झटके से इसे अपने नज़दीक करते बोला तो ज़ैनब ने इसका कंधा जकड़ते खुद को इसके वजूद का हिस्सा बनने से रोका था। अब भी ये दूरियां हम्म वो बोलता हुआ इसके चेहरे पर झुकने लगा था जब ज़ैनब वो खिलाते हुए खुद उसके सीने से लगती अपना आप इसे सौंप गई थी।